हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आई नो ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल रही हैं बिकॉज आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। आई हैव ट्राइड एवरीथिंग टू मैनेज लाइव क्लासेस, ऐप लाइव क्लासेस एंड एवरीथिंग। बट कहते हैं ना कि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, एक दिन ज़रूर सफलता मिलती है। तो मैं उस दिन का इंतज़ार करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है तो मैं नहीं चाहती आप इंतज़ार करो। इसलिए मैंने ये क्लासेस रिकॉर्ड कर लिया है एंड ये आपको ऐप एंड यूट्यूब दोनों पे अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन नहीं दिया इस बारे में। बट ट्रस्ट मी, शायद कुछ कुछ तो एग्जामिनेशन मेरा हो रहा है आपके एग्जामिनेशन से पहले। तो आइए क्लासेस रिकॉर्डेड करते हैं एंड आई होप कि शाम से लाइव चले। सब कुछ सही है। आई डोंट नो क्या दिक्कत आ रही है, मुझे भी नहीं पता। सब कुछ सही चल रहा था, सडनली ऑटोमेटिक क्लास बंद हो गई एंड मैं पता नहीं लगा पा रही हूँ क्यों हुआ है। चलिए आइए देखते हैं कि क्या हमें पढ़ना है। फिर से वही आपको रिमाइंड कराना पड़ेगा कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस पढ़ने वाले हैं। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में फर्स्ट यूनिट बहुत बेसिक है, जिसमें डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। उसके अलावा कॉस्ट यूनिट क्या होता है, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है एंड सिस्टम ऑफ असॉर्टमेंट ऑफ कॉस्ट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। उसके अलावा कॉस्ट कंट्रोल एंड असॉर्टमेंट ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे एंड लेबर पढ़ेंगे एंड ओवरहेड कॉस्ट पढ़ेंगे, कॉस्ट एलोकेशन पढ़ेंगे, अपॉर्चमेंट पढ़ेंगे एंड एब्सॉर्प्शंस ऑफ ओवरहेड्स पढ़ेंगे। ये फर्स्ट यूनिट है एंड मोस्ट इजीएस्ट यूनिट, क्योंकि इसमें बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। एंड सेकेंड यूनिट सिंगल आउटपुट कॉस्ट, जिसको हम यूनिट कॉस्टिंग कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉब कॉस्टिंग, कैलकुलेशन ऑफ टेंडर, कोटेशन एंड एस्टिमेटेड प्राइस, प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। यहाँ से जो सेकेंड यूनिट से जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आज तक यहाँ से क्वेश्चन तो देखने को नहीं मिला है, ठीक है, लेकिन हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पढ़ना है एंड आगे आ गया तो कैसे डील करना है। ऑलराइट, चलिए मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो उसका यूज क्या है मैनेजमेंट में, उसके बारे में बात करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करेंगे एंड वेरिएंस एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएंस एनालिसिस से आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ना, आया भी है। मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एनालिसिस, बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं न्यूमेरिकल टाइप्स के, तो ये तो हम जरूर पढ़ेंगे। इसके अलावा इंटीग्रेटेड अकाउंट पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड अकाउंट जो कि एग्जाम में नहीं पूछता है लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे। एंड रिकॉन्सिलेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। ये कुछ आपके सिलेबस है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन तो दे ही दिया। अब आइए फटाक से पीवाईक्यू एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हम सब पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं, इसके अलावा क्लासेस चल नहीं पा रही हैं, तो विल ट्राई कि इमीडिएट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, टाइम वेरिएंस से क्वेश्चन आया हुआ है ना। इसके अलावा बस आपको टॉपिक बता रहे हैं, ये कई यूनिट में देखने को मिलेगा। सीजनल वेरिएशंस की बात किया जा रहा है, ट्रेंड्स की बात किया जा रहा है। ये देखिए साइक्लिकल वेरिएशन, ठीक है। अब ये तो अलग अलग चीज़ों में बता दिया है मैंने, बट इसमें भी हम देख सकते हैं जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, जॉइंट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऐसे मैच द फॉलोइंग आएगा। और मैं इनिशियली कह रही हूँ, जब से मैंने क्रैश कोर्स नहीं स्टार्ट किया था, जब मेन कोर्स में थे, हमारा लक्ष्यवेद बैच चल रहा था, तभी मैंने कहा था कि भैया ये पीवाईक्यू में आया है एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक है। हमने कहा ना, अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये सब इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, तो आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में। यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल आया है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्टिंग से, ठीक है, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन से क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम इसको भी करेंगे एंड देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। एंड यहाँ देखिए मटेरियल मिक्स वेरिएंस, तो वेरिएंस से तो क्वेश्चन आया हुआ है ना। ये वही टॉपिक है जब हमने कहा कि यहाँ से क्वेश्चन आया है। ये जो वेरिएंस एनालिसिस दिख रहा है ना, अलग अलग वेरिएंस एनालिसिस, तो न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, वेरिएंस एनालिसिस से। तो हम इसको करेंगे एंड डिटेल में करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम टाइम के न्यूमेरिकल्स को कवर कर पाए। लेकिन एज आई सेड कि क्रैश कोर्स में सारी चीज़ें प्रॉब्लम पॉसिबल तो नहीं है, बट आई विल ट्राई आवर बेस्ट, ठीक है। इसके अलावा देखिए जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्ट से आया है। ये मोस्ट रिपीटेड ऑप्शन हैं, मोस्टली जो टॉपिक है यही कवर करता है। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्वेश्चन आए, रिलेवेंट कॉस्ट क्या होता है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट होता है एंड बहुत ही ढेर सारी चीजें जिसके बारे में तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। दैट्स इट।
एंड आपको जान के हैरानी होगी कि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग को बहुत लिमिटेड पोर्शन में खत्म किया है। आई मीन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सिर्फ उसी को कवर किया है, बाकी सारी चीजों को हमने नहीं टच किया है। लेकिन इंट्रोडक्शन तो कौन ही इग्नोर कर सकता है, नो पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए आइए इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक साइंटिफिक प्रोसेस है ना। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है। कैसे? जैसे अगर हमने किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया, जैसे हम बिस्किट ही बनाए, मेरा बहुत मोस्ट कॉमन एग्जांपल बिस्किट इसलिए होता है क्योंकि हर कोई रिलेट कर पाता है। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बिस्किट बना रही है, अब बिस्किट हमें पता चला बिस्किट बनाने का कितना कॉस्ट है ना। तो पता चला जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 10 रुपए ही है ना। जब 10 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो वो बिस्किट आप तो 10 रुपए में बेच ही नहीं सकते। वो कितने में बेचोगे? वही कह रहा है कि ये क्या करता है, ये किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का कॉस्ट असर्टेन करता है एंड उस कॉस्ट को क्लासिफाई, एनालाइज एंड एलोकेटिंग करता है किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, जिससे कि मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग बहुत ही इजीली पॉसिबल हो एंड साथ ही साथ हम कॉस्ट अगर ज्यादा लगता है तो कंट्रोल करें। कैसे पता चलेगा कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रहा है? पहले हम कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, देन वी कैन फाइंड आउट कि हाँ भैया 10 रुपया सोचे थे 12 रुपया लग गया, या 8 रुपया सोचे थे 10 रुपया लग गया। कहाँ से कैसे हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, ये तभी हम समझेंगे, तभी हम जानेंगे जब हम क्या कर रहे हैं, बहुत इजीली कॉस्ट को असर्टेन कर रहे हैं एंड ये पॉसिबल बनाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑलराइट, तो किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए, कॉस्ट को क्लासिफाई, एनालाइज, एलोकेट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। अब आते हैं नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो, कॉस्ट को क्या करता है, क्लासिफाई करके एनालाइज करता है, तो एनालिटिकल है नेचर में, है कि नहीं। कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन पे बेस्ड है, ये हिस्टोरिकल एज वेल एस्टिमेटेड डाटा को भी यूज करता है ना। ये कह रहे हैं एक मैनेजमेंट टूल है, कंपल्सरी बाय लॉ नहीं है, ठीक है। एंड फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल है बिजनेस नीड्स के अकॉर्डिंग, जो बिजनेस के जिस क्या नीड है उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन के बारे में जानना था, विच इज इंपॉर्टेंट बट नॉट एट ऑल, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कोप इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये 110% पूछा जा सकता है, जिसकी संभावना मुझे लग रही है। तो मैंने बहुत टू दी पॉइंट लिया है क्योंकि क्रैश कोर्स में टू दी पॉइंट ही पढ़ सकते हैं। चलिए, कह रहे स्कोप क्या है, हमने कहा कॉस्ट असर्टेन करना। ऑब्वियसली पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा एक टू जेड जितने भी स्टेप कर रहे हैं, प्रोसेस कर क्यों कर रहे हैं, कॉस्ट असर्टमेंट के लिए। तो कॉस्ट असर्टमेंट इसका क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा कॉस्ट जैसे असर्टिंग करेंगे, उसको कंट्रोल करने के बारे में सोचेंगे। कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि कॉस्ट को रिड्यूस करने के बारे में सोचेंगे, है ना। उसी के बेसिस पे बजटिंग करेंगे एंड फोरकास्टिंग करेंगे, है ना। जैसे इस बार पता चला कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 रुपए है, तो अगली बार हमको कोई भी प्रोडक्शन उससे रिलेटेड करना हो तो हम एस्टिमेटेड ऑन एन एवरेज बजट कितना बनाएंगे, 10 रुपए ही बनाएंगे, है ना। तो इसलिए बजटिंग और फोरकास्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या चीज, कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके अलावा इन्वेंट्री कंट्रोल में हेल्प करता है एंड इसके बारे में पढ़ेंगे मटेरियल कंट्रोल में। प्रॉफिट प्लानिंग में हेल्प करता है, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस है जो आपको दिमाग में रखना ही है, क्योंकि पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। यू हैव टू रिमेंबर क्या है ये, कॉस्ट असर्टमेंट करता है, कॉस्ट को कंट्रोल करता है, कॉस्ट को रिड्यूस करता है, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, इन्वेंट्री कंट्रोल करता है, प्रॉफिट प्लानिंग करता है एंड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ऑलराइट, इसके अलावा आते सिग्निफिकेंस की। ऑब्वियसली जो स्कोप है ना, स्कोप का मतलब जो जो काम करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, सिग्निफिकेंस भी वही है, बस वर्ड्स की इधर उधर फेर फेर है। देखिएगा कैसे क्या करता है, कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है ना। फिक्स है सेलिंग प्राइस साइंटिफिकली, किसी भी प्रोडक्ट के सर्विस के प्राइस को हम जो फिक्स करते हैं बहुत साइंटिफिकली जाते हैं थ्रू द कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का जो प्राइसेस होता है साइंटिफिकली फिक्स करता है एंड वेस्टेज एंड इनएफिशिएंसी को एलिमिनेट करता है ना। जैसे हमें पता चल गया कि कोई भी जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे एंड जब ये हम कर पाते हैं तो इसका मतलब मिनिमम वेस्टेज हो रहा है कि नहीं। तो इसीलिए कह रहा है इनएफिशिएंसी एंड वेस्टेज कम होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, प्लानिंग एंड कंट्रोल में बहुत अच्छा होगा एंड डिसीजन मेकिंग। तो सेम चीज है, कान ऐसे पकड़ो या फिर ऐसे पकड़ो, है ना। मेरे से तो इतनी मोटी हो, पकड़ा भी नहीं जा रहा है, तो दोनों बात सेम होता है।
तो स्कोप की बात कर लो, चाहे फिर सिग्निफिकेंस की बात कर लो, दोनों बहुत ही सिमिलर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट यूनिट। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। यू हैव टू ओनली रिमेंबर अबाउट स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड सिग्निफिकेंस। और कुछ नहीं याद रखना है। क्यों ही याद रखना, क्योंकि अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। आइए अब एक छोटे नन्हे मुन्ने टॉपिक्स पर चलते हैं, एंड जो कि बेस क्रिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी के घर को बनाने के लिए न्यू इंपॉर्टेंट है, और किसी का एक्सपर्ट होने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, या फिर एंट्रेंस क्लियर करने के लिए बेसिक पढ़ना जरूरी है, वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने के लिए बेसिक समझना बहुत जरूरी है। कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट यूनिट का मतलब कॉस्ट का पर यूनिट प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। कह रहा कॉस्ट यूनिट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज या टाइम इन रिलेशन टू विच कॉस्ट आर असर्टेन। एक यूनिट जिसके बेसिस पे हम कॉस्ट को डिसाइड करते हैं। जैसे पता चला हमने 10 पेन बनाया, और 10 पेन बनाने का जो कॉस्ट है हो सकता है 50 रुपया का, है ना। तो अगर हमें पता करना हो कि यूनिट कॉस्ट है, तो हम कैसे पता करेंगे। यूनिट कॉस्ट हम बहुत इजीली बता देंगे ना, कि 50 रुपया लगा है, 10 पेन बनाए हैं, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट कितना आ गया, 5 रुपया। एक पेन को बनाने में कितना आ गया, 5। तो वो यूनिट क्या है, ये तो पता चल गया कॉस्ट यूनिट है, पर यूनिट कॉस्ट इतना पड़ रहा है। लेकिन किस बेसिस पे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, किस यूनिट के बेसिस पे हम उसको मेजर कर रहे हैं। तो कॉस्ट यूनिट के किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस या किसी भी टाइम का एक यूनिट पीरियड है, जिसके बेसिस पे हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का कॉस्ट डिसाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है पर यूनिट पेन या चेयर की बात कर लेते हैं। चेयर क्या होता है, पर यूनिट लेते हैं। पेन क्या होता है, पर यूनिट लेते हैं। अगर हमको शुगर लेना है या सीमेंट लेना, हम पर केजी के हिसाब से ले सकते हैं, है ना। पर पैसेंजर क्या, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्या होता है, पर पैसेंजर लिया जाता है। तो यूनिट की बात कर रहे हैं, है ना, कि किस बेसिस पे हम उसको मेजरमेंट करेंगे, विच इज नोन एज कॉस्ट यूनिट, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड यूनिट, कॉस्ट सेंटर। सेंटर का मतलब ये पीवाईक्यू का में आया है, शायद 2022 में आया था क्या, कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है। सेंटर का मतलब कहते हैं यार तुम्हारे एग्जाम का सेंटर कहाँ गया, मतलब तुम्हारा लोकेशन क्या है एग्जामिनेशन का। ऐसे कॉस्ट सेंटर का मतलब सिर्फ यहाँ लोकेशन से नहीं है। हो सकता है हम किसी मशीनरी की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि हम लोकेशन की बात कर रहे हैं, हो सकता है किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, हो सकता है किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात करते हैं। तो लोकेशन का मतलब सिर्फ मैप वाला गूगल लोकेशन से नहीं है। यहाँ पे लोकेशन का मतलब होता है, कॉस्ट सेंटर से मतलब है लोकेशन, पर्सन, डिपार्टमेंट या इक्विपमेंट, ठीक है, फॉर विच कॉस्ट आर एलोकेटेड या कलेक्टेड एंड कंट्रोल। जिस चीज के बेसिस पे हम कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको हम कॉस्ट सेंटर कहते हैं। यानी कि जिस बेसिस पे हम उसके बेसिस पे कॉस्ट, जैसे आपने एक मशीनरी खरीदा, है ना, एक मशीन खरीदा, अब उस मशीन में पर महीने जो कॉस्ट लग रहा है वो 10,000 लग रहा है ना। तो आप पूछोगे ना कि मशीन का कॉस्ट, यानी कि इसका कॉस्ट सेंटर क्या है, तो बोले 10 के, किसका, मशीन का। तो याद रखना कि कॉस्ट सेंटर का मतलब कोई भी लोकेशन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, कुछ भी इक्विपमेंट हो सकता है, जिसके बेसिस पे हम कॉस्ट को क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बातें याद रखना कॉस्ट सेंटर के बारे में। जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, कि प्रोडक्शन करने में कितना, प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट एलोकेट किए हैं। तो जिस बेसिस पे कॉस्ट को हम एलोकेट कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट सेंटर कहते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, सर्विस कॉस्ट सेंटर, पर्सनल कॉस्ट सेंटर, इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर, यानी कि जिसके बेसिस पे हम कॉस्ट को एलोकेट एंड कंट्रोल कर सकते हैं, विच इज नोन एज कॉस्ट सेंटर, ठीक है। अब देखो हमने कहा ना कॉस्ट सेंटर कई टाइप के होते हैं, अभी यहीं पे पढ़ाया कि प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर हो सकते हैं, सर्विस, पर्सनल, इम्पर्सनल, इन चारों को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आने की संभावना हो सकती है। और क्या पता कि जरूरी नहीं ना जो हम पढ़ रहे हैं, अर्चना मैम कह रही है वही आएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत भी इधर उधर थोड़ा डीप भी पढ़ लेते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर मतलब जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, है ना। ऐसे कॉस्ट जो डायरेक्टली किससे रिलेटेड हो, किसी भी गुड्स या सर्विस के प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड हो, ऐसे कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर कहते हैं, ठीक है। ऐसे कॉस्ट जो किसी भी गुड्स के, सर्विस के प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, तो ऐसे कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर कहते हैं। जैसे ठीक है, मशीनिंग डिपार्टमेंट, असेंबलिंग डिपार्टमेंट, वेल्डिंग सेक्शन, कटिंग डिपार्टमेंट, जो कि डायरेक्टली किसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो, प्रोडक्शन में। ऐसे कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, ऐसे कॉस्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर कहते हैं। अब आते हैं सर्विस, ऐसे कॉस्ट जो सर्विस, सपोर्टिंग सर्विस को रिलेटेड होती है,
ठीक है, ऐसे कॉस्ट जो सपोर्टिंग सर्विसेज से रिलेटेड होती है। जैसे यहाँ मशीनिंग डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, जो सबसे ज्यादा खर्चा लग रहा है, अब उस मशीनिंग डिपार्टमेंट को सर्विस देने में कितना खर्च हो रहा है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट तो होता है लेकिन ये सर्विस एक्सपेक्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, पावर हाउस, स्टोर्स डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, जो कि डायरेक्टली किससे रिलेटेड होते हैं, सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं, ना कि गुड्स से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर में समझ में आया। सर्विस कॉस्ट सेंटर जो डायरेक्टली सर्विस से रिलेटेड, उसके बदले आपको कुछ प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। अब आते हैं पर्सनल कॉस्ट सेंटर, ऐसे कॉस्ट। ठीक है, पर्सनल कॉस्ट सेंटर में ऐसे कॉस्ट जो कॉस्ट असर्टेन किए जाते हैं किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के बेसिस पे। जैसे फैक्ट्री मैनेजर है, फैक्ट्री मैनेजर पे हम कितना का पैसा खर्च कर रहे हैं, ये क्या हो गया, पर्सनल कॉस्ट सेंटर हो गया। सुपरवाइजर है, सेल्स मैनेजर है, फोरमैन है, तो कॉस्ट किस पे, पर्सन वाइज मेजर किया जा रहा है कि भैया फैक्ट्री मैनेजर पे हमारा हर महीने 40,000 खत्म हो जा रहा है, सुपरवाइजर पे 10,000 खत्म हो जा रहा है। तो हमने क्या किया, जो कॉस्ट सेंटर, जो कॉस्ट एलोकेट किया पर्सन के बेसिस पे एलोकेट किया, है ना, तो उसको हम पर्सनल कॉस्ट सेंटर कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। इम्पर्सनल कॉस्ट हो सकता है प्लेस के हिसाब से, हो सकता है डिपार्टमेंट के हिसाब से, हो सकता है इक्विपमेंट के हिसाब से। तो ये हमारा इम्पर्सनल हो गया, जहां पे पर्सनल वाली चीजें नहीं है। ठीक है, जैसे डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना हो गया है, ऑफिस का कॉस्ट कितना हो गया, मशीन या इक्विपमेंट, वर्कशॉप, ब्रांच और लोकेशन, ये सारी चीजें किस पे होती हैं, लोकेशन वाइज होती है। यानी कि लोकेशन का मतलब सिर्फ मैप वाला लोकेशन नहीं, लोकेशन का मतलब हो गया, या फिर सेंटर का मतलब हो गया किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी लोकेशन, किसी भी इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये चार टाइप के कॉस्ट सेंटर होते हैं जो आपको याद रखना है। लेकिन इनिशियली आपको याद रखना है कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है। कॉस्ट सेंटर मतलब, कॉस्ट सेंटर का मतलब सिंपली अ लोकेशन, पर्सन, इक्विपमेंट, व्हाटएवर, जिसमें हम कॉस्ट को एलोकेट कर रहे हैं एंड कंट्रोल भी कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कॉस्ट सेंटर। ठीक है, अब इतना बेसिक चीजें हैं। अब एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं। आपको पता है कि कॉस्ट ना, कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत सिंपल होता है। अगर पूरे कॉस्ट को बांट दिया जाए तो दो टाइप के कॉस्ट होते है ना। एक होता है जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है, क्या होता है, एक होता है जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है, और दूसरा जो होता है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। एकदम सिंपल सी बात बताते हैं, जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है इसमें सारी चीजें डायरेक्ट से रिलेटेड होती हैं। यानी कि इसमें मटेरियल होगा तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगा। तो डायरेक्ट यहाँ लिखे हैं तो डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे अगर मटेरियल कॉस्ट है तो ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगा, लेबर कॉस्ट है तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा, एंड जो भी चीज से रिलेटेड होगा ये सब डायरेक्ट होगा। यहाँ पे जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा, जो क्या होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर हो जाएगा, एंड ओवरहेड्स की बात करेंगे। ओवरहेड्स मतलब जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाएंगे, तो उसी के बारे में दिया है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड। मटेरियल कॉस्ट भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। लेबर कॉस्ट भी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आगे चल के कॉस्ट से जब आप पढ़ोगे तो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, लेकिन बात यही तक नहीं है, हम इसका डिटेल्स पढ़ने वाले इसलिए हमने लिखा नहीं। देखिए, ठीक है, अब जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट होता है, लेबर कॉस्ट होता है, ओवरहेड एक्सपेंसेस होता है। मटेरियल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होते हैं, लेबर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होते हैं, ओवरहेड में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होते हैं। अब देखो, एक होता है प्राइम कॉस्ट। तो आपसे पूछ सकता है प्राइम कॉस्ट क्या होता है। जब भी हम डायरेक्ट कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट कहते हैं, ये मैंने कॉस्ट उसमें पढ़ाया था, क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था कि हम प्राइम कॉस्ट किसको कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट को, है ना। जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है उनको अब ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट कहलाएगा। यानी कि डायरेक्ट ओवरहेड हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, एंड डायरेक्ट मटेरियल होगा, इन दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया, हमारा प्राइम कॉस्ट हो गया। तो प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए कितना सिंपल सा फॉर्मूला है ना, है कि नहीं। ये बातें आपको याद रखनी है कि प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या चीज, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, ये तीनों हम जोड़ देंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। लेकिन इन तीनों का इनडायरेक्ट कॉस्ट जोड़ते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड का इनडायरेक्ट, ये तीनों जोड़ने पे क्या आता है, ओवरहेड। तो ओवरहेड का कुल मिला जुला के एक ही चीज याद रखना है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, क्या याद रखना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ओवरहेड कहते हैं। दैट्स इट, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जो ओवरहेड हो सकते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो, यानी कि किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करने में जो खर्चे आ रहे हैं इनडायरेक्टली।
ठीक है, डायरेक्टली नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि प्राइम कॉस्ट नहीं है। प्राइम कॉस्ट ही डायरेक्ट प्रोडक्शन को इफेक्ट करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट वो भी बहुत तगड़ा करते हैं, लेकिन इसको हम कुछ तरीके से कहते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये इसमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मोस्टली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक ही साथ लिखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा वन बाय वन इसके बारे में गहन स्टडी कर लेते हैं, ऑब्वियसली विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आजकल प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल ज़्यादा देता है रादर देन अंडरस्टैंडिंग वाले या फिर फलाना ढमकाना वाले। तो कोई भी चीज़ें दे रहा है ना आजकल, तो प्रैक्टिकल आपको समझना बहुत जरूरी होता है, रियल लाइफ एग्जांपल आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे किसके बारे में बात किया, मटेरियल कॉस्ट। हमने कहा मटेरियल कॉस्ट दो टाइप की होती है, क्या क्या? मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट भी होती है एंड इनडायरेक्ट भी होती है। तो डायरेक्टली जो किससे रिलेटेड हो, आइडेंटिफाइड ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने के लिए जो डायरेक्ट मटेरियल चाहिए होता है उसको। जैसे आपको क्या बनाना है, फर्नीचर, फर्नीचर में आपको टेबल बनाना है, टेबल बनाने के लिए जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट आपकी लकड़ी है, यानी कि आपको चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या, लकड़ी चाहिए। यानी कि जो क्या प्राइम कॉस्ट है, जिस चीज के बिना पॉसिबल नहीं है। जैसे हम पनीर की सब्जी बनाना तो चाहते लेकिन विदाउट पनीर, है ना। एक दिन मेरी बहन बनाई थी आलू की सब्जी विदाउट आलू, हमने कहा बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, तो वो नहीं करना। अगर पनीर की सब्जी बनानी है तो पनीर इज द प्राइम, है ना। ऑब्वियसली नाम ही है पनीर, चाहे मटर ऐड कर दो, पनीर मटर बना लो, मशरूम मटर पनीर बना लो, लेकिन हमारे क्या है, पनीर हमारा प्राइम है, ठीक है। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग, कपड़े के उत्पादन में कॉटन का यूज, है ना। ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में स्टील का यूज, है ना। और ब्रेड बनाने में आटे का यूज, ये सारी चीजें क्या है, प्राइम है, डायरेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे कॉस्ट या ऐसे मटेरियल्स जो डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं प्रोडक्शन को, स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, उसको हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल में, ऐसे जो डायरेक्टली तो इफेक्ट नहीं करते हैं लेकिन इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मशीन, अगर मशीन खराब हो गया, ठीक है, तो मशीन में एक तेल डाला जाता है ना, ऑयल। अब वो मशीन धीरे 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 तो प्रोडक्शन तो हो रहा है, कोई दिक्कत, इफिशियंसी कम हो गई क्योंकि वो स्मूथ काम नहीं कर रहा लुब्रिकेंट की वजह से। तो जब मशीन क्या हो रहा है, इजीली काम नहीं कर रहा है, तब तो ये दिक्कत वाली बात है कि नहीं, दिक्कत वाली बात। जब दिक्कत वाली बात है तो हमें सोचना होगा कैसे होगा, ठीक है। दिक्कत वाली बात है तो क्यों दिक्कत वाली बात है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तेल डाल देंगे, लुब्रिकेंट डाल देंगे, मशीन की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये डायरेक्टली तो नहीं इफेक्ट किया लेकिन इनडायरेक्टली ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पे तो इम्पैक्ट कर रहा है बात की नहीं, है ना। तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली तो इफेक्ट कर रहा है। जहां पे 10 केजी हो सकता उत्पादन हो, वहां सिर्फ 6 केजी हो रहा है। इसका मतलब सिर्फ एक लुब्रिकेंट डाल दिए तो क्या हो गया, प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हो गया। इस बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो मटेरियल विच कैन नॉट डायरेक्टली which cannot be directly traced to particular product, जैसे lubricant used in machine, clearing material, small tools, stationery used in factory। ऐसे सामान जो कि जरूरी तो हैं लेकिन उसके बिना प्रोडक्शन नहीं रुकेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं लेबर कॉस्ट। देखो लेबर कॉस्ट में जो सबसे प्राइम होता है, अब हमने मान लो लकड़ी बनाना है, आई मीन फर्नीचर। हमने कहा एक चेयर बनाना है या टेबल बनाना है। चेयर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होता है ना। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो प्राइम फैक्टर है, यानी कि हमें मटेरियल की बात की जाए, रॉ मटेरियल क्या था, वुड मिल गया। अब इस लकड़ी को चेयर में कन्वर्ट कौन करेगा, लकड़ी से चेयर में कन्वर्ट करने की कोई क्या जरूरत है, एक इंसान की, जिसको हम लेबर कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, लेबर कहते हैं। और इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है कि लकड़ी को चेयर में कन्वर्ट कर दे, यानी कि ऐसे चीजों को हम कहते हैं डायरेक्ट लेबर, जिसके बिना पॉसिबल ही नहीं है प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये हमें पता चल गया क्या चीज नहीं पॉसिबल है। तो इसका मतलब जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन में, जैसे जो मशीन ऑपरेटर है, बिना उसके मशीन चलाए मशीन चलेगा ही नहीं। तो मशीन ऑपरेटर क्या हो गया, डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। तो उसको जो हम सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर हो जाएगा, ठीक है। फर्नीचर फैक्ट्री में जो कारपेंटर होता है, जो गारमेंट फैक्ट्री है उसमें जो टेलर होता है, क्या फायदा इतना सिलाई वाला सेंटर खोल के जब टेलर ही नहीं रखे हो, तो सिलेगा कौन सिलेगा बताओ। यानी कि मोबाइल फोन में जो वर्कर्स जो असेंबल करते हैं मोबाइल को, ये सब क्या होते हैं, डायरेक्ट लेबर के पार्ट होते हैं। बट ऐसी चीजें हैं जो इनडायरेक्ट तो है लेकिन ये भी इफेक्ट करती है। जैसे आप एग्जाम्पल पे ले लो सुपरवाइजर सैलरी,
है ना। मान लो ये एक कंपनी है जिसमें लकड़ी से चेयर बनाया जाता है, लेकिन ये जो लेबर है ना ये ढंग का काम नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कोई है जो चौबीसों घंटा क्या कर रहा है, चौबीसों घंटा इस पे नजर गड़ाए हुए हैं, है ना, सुंदर सा आंख है यहाँ पे, और वो आंखें ना क्या कर रही है, इसको देख रही हैं। अब जब देखेगा कि भैया ये हमको देख रहे हैं और हम नहीं काम करेंगे, अच्छा तो सैलरी नहीं मिलेगा हमको बढ़िया, तो ये क्या करेगा, काम फास्ट करेगा, तो इसकी इफिशियंसी इंक्रीज होगी कि नहीं इंक्रीज होगी। जहां वो एक दिन में 4 टेबल बनाता था, 4 चेयर बनाता था, हो सकता है उसको देखने की वजह से क्या हो, अच्छे से काम हो, आराम आराम से करता था, अब थोड़ा इफिशियंसी इंक्रीज कर ले, तो इसके भी ना काम तो हो रहा था, नो डाउट कि नहीं हो रहा था, बट अगर ये आ गया तो इसकी प्रोडक्टिविटी ओवरऑल बढ़ गई। तो ऐसे लेबर को हमने क्या कहा, हमने कहा इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है, याद रखोगे। तो सुपरवाइजर, सैलरी, वॉचमैन, स्टोर कीपर, ये सारी चीजें क्या होती है, हमारी इनडायरेक्ट लेबर के रूप में आती है। अब आते हैं लेबर कॉस्ट के अलावा ओवरहेड्स के बारे में, ठीक है। अब ओवरहेड्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे हमने कहा ऑफिस फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों बहुत काम की चीजें हैं, ठीक है। पहला हम पढ़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या आता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आता है, फैक्ट्री ओवरहेड मतलब जो फैक्ट्री में इनडायरेक्ट खर्चे हो रहे हैं, है ना, फैक्ट्री में जो इनडायरेक्ट खर्चे हो रहे हैं उसको हम ओवरहेड्स कहते हैं। जैसे हमने फैक्ट्री का रेंट दिया, ठीक है, फैक्ट्री का रेंट ये प्रोडक्शन को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहा है, बट अगर रेंट नहीं देंगे तो घर खाली करा देगा तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है। यानी कि अगर बिस्किट बनाना है तो बिस्किट बनाने के लिए क्या है, बिस्किट बनाने के लिए हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए, बिस्किट बनाने वाला एंड रॉ मटेरियल, यही तो चाहिए। यानी कि डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट हमें क्या चाहिए, डायरेक्ट लेबर चाहिए, अनडायरेक्ट हमें क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए। लेकिन रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे पावर, इलेक्ट्रिसिटी, डिप्रिसिएशन ऑफ मनी मशीनरी एंड फैक्ट्री इंश्योरेंस इंश्योर्ड है कि नहीं, तो ये हो गया फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस। बट कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो ऑफिस को रन करने में एक्सपेंसेस होते हैं, जिसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, यानी कि ऑफिस को स्मूथ चलाने के लिए, ऑफिस को बहुत ही पर्टिकुलर बनाने के लिए, अप टू कैसे मार्क करने के लिए हमें ऐसे एक्सपेंसेस की जरूरत देनी होती है, ठीक है। यानी कि कॉस्ट जो कि ऑफिस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, जैसे ऑफिस को पूरा मैनेज कौन करता है, मैनेजर, तो उसकी सैलरी, है ना, ऑफिस की सैलरी हो जाएगी। इसके अलावा ऑफिस को ऑडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑफिस स्टेशनरी जिस पे हम लिखेंगे पूरा डिटेल मटेरियल्स का लिखते हैं, तो कहाँ लिखेंगे, नहीं रहेगा तो ऐसी चीजें जो किससे रिलेटेड हो, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, यानी कि उस कस्टमर तक पहुंचाने में, कोई चीज बना तो दी है, जैसे हम बिस्किट बनाना था, बना दिए बिस्किट, अब इस बिस्किट को बना के क्या फायदा कि हम कस्टमर तक नहीं पहुंचा पाए, हमें क्या करना है, इस बिस्किट को कस्टमर तक पहुंचाना है, और कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हमें बहुत इजीली क्या एक चीज चाहिए, और वो है डिस्ट्रीब्यूशन मोड ऑफ, जैसे हम मार्केटिंग पढ़ा कि कैसे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काम करता है एंड कौन कौन से चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है वहां से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आपको क्या चाहिए, अलग अलग खर्चे पड़ते हैं, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो या सेल्समैन का कमीशन हो, पैकेजिंग एक्सपेंसेस हो, ट्रांसपोर्ट एंड फ्राइट है, ठीक है। जो भी ये भाड़ा आता है कहाँ से, ये मैन्युफैक्चरिंग के बाद वाले खर्चे होते हैं, आपने प्रोडक्ट बना दिया, पैकेजिंग हो गया, ठीक है, और अब आपको कस्टमर से यहाँ तक पहुँचाना है, आई मीन मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती है, जो इनडायरेक्ट है बट विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये 3 चीज़ें याद रखना है। क्या हमने पढ़ा, मटेरियल कॉस्ट पढ़ा, लेबर कॉस्ट पढ़ा एंड ओवरहेड्स पढ़ा। मटेरियल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा, लेबर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा, ओवरहेड में सिर्फ इनडायरेक्ट पढ़ा। क्या फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में पढ़ा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में पढ़ा, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के बारे में पढ़ा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट था। तो ये हमारा 3 कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब जरा आप सिलेबस देखो किसके किसके बारे में था, है ना, फिर से सिलेबस देखते हैं कि कैसे काम किया है और सिलेबस में हम कहाँ पे पहुंचे हैं, है ना। अब जरा देखो, यहाँ तक पढ़ लिए हम, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पढ़ लिए, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या, लेबर, मटेरियल, ओवरहेड्स पढ़ लिए, कॉस्ट सेंटर पढ़ लिए, कॉस्ट यूनिट पढ़ लिए, ये 3 चीज पढ़ लिए। नाउ विल
लर्न अबाउट सिस्टम ऑफ असर्टमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या ऐसा सिस्टम है जिसको कॉस्ट को असर्टमेंट करने में या कैलकुलेट करने में, फाइंड आउट करने में आसान बनाती है। उसके बाद कंट्रोल एंड असर्टमेंट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर एलोकेशन, अपॉर्चमेंट एंड एब्सॉर्प्शन की बात करेंगे। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा नीचे एंड डिस्कस करते हैं कि क्या चीजें हैं जो हमें पढ़नी है ना। हमें एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पढ़ लिए। अब आते हैं नेक्स्ट, जिसको हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ असर्टमेंट ऑफ कॉस्ट। देखो, किसी भी कॉस्ट को पता लगाने के लिए बहुत ऐसा सिस्टम हमारे पड़े हैं, है ना। स्पेशली कॉस्ट अकाउंटिंग में तो बहुत ही ज्यादा हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहा है सिस्टम का मतलब मैथड से है। सिस्टम मतलब कौन कौन से ऐसे मैथड है ना, कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो हम कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस के कॉस्ट को पता लगाने के लिए यूज करते हैं। हाय हाय, हाँ उसी चीज की बात कर रहे हैं। यानी कि कौन से ऐसे मेथड जिससे हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं, डिटरमाइन करते, असर्टमेंट करते हैं। तो ऐसे मेथड को हम क्या कहेंगे, है ना, सिस्टम ऑफ असर्टमेंट ऑफ कॉस्ट। अब अलग अलग मेथड है, चाहे वो जॉब कॉस्टिंग हो गया, बैच कॉस्टिंग हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हो गया, यूनिट कॉस्टिंग हो गया। एंड इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले थे एक्चुअली में, लेकिन उससे पहले कोई चीज डिटेल में पढ़े तो उससे पहले उसका बेसिक तो पढ़ना जरूरी है ना। तो विल डिस्कस अबाउट द बेसिक थिंग। ठीक है, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं कि जितना ये दिया है ना। इसमें क्या सिर्फ 6 मेथड है, लेकिन हम ओवरऑल सारे कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एनटीए वाले चाचे का मूड कभी भी घूम सकता है। एंड वो ये नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं कि भैया हमने ओवरऑल कॉस्ट अकाउंटिंग दिया तो अलग अलग कॉस्ट पढ़ना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना ये तो आपकी जिम्मेदारी थी, इसीलिए बेसिक समझना भी आपकी जिम्मेदारी है। चलिए समझ लेते हैं। पहला, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, यानी कि जब कॉस्ट को असर्टेन करते हैं जिसके बेसिस पे हमने उस चीज को खरीदा था। जैसे मान लीजिए है ना, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, जो मशीनरी है, मशीन हम जब पहले खरीदा था 1 लाख में, अब उस मशीन का मार्केट प्राइस 1.5 लाख हो गया, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमने कितने में खरीदा 1 लाख, तो वो उसी कॉस्ट को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। तो असर्टमेंट ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड। ठीक है, अंडर दिस मेथड ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड द प्रोडक्शन आर फर्स्ट इंक्लूड एंड देन कॉस्ट आर असर्टेन। तो सबसे पहले जो भी प्रोडक्शन में खर्चे हो रहे हैं उसको हम लेंगे, एंड देन जो अदर कॉस्ट होते हैं उसको हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया। स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यानी कि जब भी स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब ये क्या करता है, एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट किया कि इस प्रोडक्ट को बनाने में 100 रुपया लगेगा, हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, बट एक्चुअल कॉस्ट 80 रुपया ही आया, है ना। एक्चुअल कॉस्ट कितना आया, सिर्फ 80 रुपया आया। तो इसमें वेरिएशंस मिले कितना, कि 20 रुपया हमारा कम खर्च हुआ, है ना। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के कंपैरिजन में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो कह रहा प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, देयर कंपैरिजन विद द एक्चुअल कॉस्ट एंड द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टू देयर कॉज एंड पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस, कैसे है कैसे नहीं है, सारी चीजों को पढ़ता है। मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब होता है पर यूनिट कॉस्टिंग। ठीक है, पर यूनिट कॉस्टिंग मतलब एक एडिशनल प्रोडक्ट बनाने से कितना खर्चा पड़ेगा। तो असर्टमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड चेंज इन वैल्यूम ऑफ टाइप ऑफ आउटपुट ऑफर। देखो हम सिंपली बताते हैं आपको, मार्जिनल कॉस्ट इज ओवरऑल वेरियस कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंजेस होता है और वो आपके प्रॉफिट मार्जिन पे डायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो उसके कंसिक्वेंसेस के बारे में बताया गया है। डायरेक्ट कॉस्टिंग, ऐसी चीजें जो डायरेक्ट कॉस्ट से रिलेटेड है, जिसको हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग अभी हम पढ़ेंगे, यानी कि जितनी कॉस्ट है सब, चाहे वो फिक्स्ड हो, वेरिएबल हो, सारे कॉस्ट को हम चार्ज करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड एंड टू ऑपरेशंस टू प्रोसेस और प्रोडक्ट, किसी भी चीज से रिलेटेड सारे कॉस्ट को जब हम चार्ज करते हैं तो ऐसे कॉस्ट को हम एब्सॉर्प्शन कॉस्ट कहते हैं। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि ना हम इससे रिलेटेड और भी अभी टॉपिक पढ़ाएंगे। तो इंट्रोडक्शन है, बेसिक है, नहीं समझ में आ रहा बस सुन लीजिए, उस समय पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत तो इसका दिमाग काम करेगा वहां पे। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग,
ठीक है, ये सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल पे काम करता है या सेम प्रैक्टिस पे काम करता है, इसलिए यूनिफॉर्म कास्टिंग कहते हैं। ऐसा नहीं कि 10 रुपए ही है, नहीं, जो प्रिंसिपल है, जो कन्वेंशन है वो सेम है, उसी पे काम करता है, इसलिए इसको यूनिफॉर्म कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, संक कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये पढ़ लेते ही, हमने माइक्रो में भी पढ़ा था, पढ़ा दे कि नहीं पढ़ा था, अगर भूल गए हो तो। शट डाउन कॉस्ट क्या होता है, कह रहा है अ कॉस्ट विच विल रिक्वायर टू इनकर इवन दो अ प्लांट इज क्लोज्ड और शट डाउन फॉर अ टेम्प्रोरी पीरियड। जैसे मान लो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, टेम्प्रोरी हमने ऑफिस बंद किया, फिर भी कॉस्ट बंद हो रहा, चल रहा है। जैसे कल हमने क्लास नहीं लिया, फिर भी हमारा कॉस्ट गिर रहा था। क्या, अगर इस घर का रेंट है ना, हम क्लास लें या ना लें, डजंट मैटर, हमें देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल आई हैव टू पे, लाइक किसी भी हालत में मुझे देना ही है। तो ऐसे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेंट्स, रेट्स, डिप्रिशिएशन, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें तो होंगी ही, तो इसको शट डाउन कॉस्ट कहते हैं। कि अगर आप ऑपरेशन नहीं भी कर रहे हो, देन आफ्टर ऑल आप क्या कर रहे हो, वहां पे हो तो सर्विसेज तो यूज कर रहे हो, तो अगर ऑपरेशन नहीं भी चल रहा है, उसके बाद इन स्पाइट ऑफ दिस आपको क्या करना है, पे करना है। ठीक है, संक कॉस्ट जो कि पास्ट है, ठीक है, जो पास्ट में इनकर्ड हुआ है, एंड पास्ट में ये रिलेवेंट नहीं है, नॉट रिलेवेंट टू पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी होता है। सम कॉस्ट का मतलब जो मतलब इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाओगे ऐसे कॉस्ट को, विच हैज बीन इनकर्ड इन द पास्ट और shrunk in the past and is not relevant to the particular decision making। इस पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसे कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। जैसे राइट डाउन बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट, यानी कि डिप्रिशिएशन को कैलकुलेट करने का जो राइट डाउन वैल्यू मेथड यूज कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, संक कॉस्ट का एग्जाम्पल है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। इम्प्यूटेड कॉस्ट जो हाइपोथेटिकल कॉस्ट होता है, जो हम क्या कहते हैं, ऐसे को, जैसे मान लो हम ये ऑफिस यूज कर रहे हैं, खुद का है, हम रेंट नहीं पे कर रहे हैं, तो ऐसे कॉस्ट को हम क्या करते हैं, इम्प्यूटेड कॉस्ट। जब ऑनर खुद की प्रॉपर्टी यूज करता है, ठीक है, जब ऑनर खुद की प्रॉपर्टी यूज करता है, तो जो रेंट अभी हम पे करेंगे वो खुद को पे करेंगे, एंड दिस इज नोन एज इम्प्यूटेड कॉस्ट। ठीक है, कंसीडर टू मेक कॉस्ट कंपेरेबल एंड इंटरेस्ट ऑन ओन्स कैपिटल। अब खुद की कैपिटल पे क्या कर इंटरेस्ट दे रहे हैं, खुद के घर पे हम क्या दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, तो कितनी बार बता दिया है, ठीक है, आउटसाइडर को पे करना होता है, चाहे वो डिप्रिसिएशन से रिलेटेड हो, जो कि कैश पेमेंट में नहीं रिक्वायर्ड है, विच डू नॉट रिक्वायर एनी कैश पेमेंट, फिर भी हम क्या करते हैं, पे करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जिसको हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज एंड डिक्रीज बाई सिंगल, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होता है, कॉस्ट में क्या चेंजेस आ रहा है, तो एडिशनल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट में जो चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन मैथड एंड टेक्निक और प्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंशियल कॉस्ट याद रखना है, ठीक है, डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब कि मेथड ऑफ टेक्निक, आपने टेक्निक चेंज कर लिया, या फिर मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, चेंज मेथड में कुछ चेंज हो गया, टेक्निक में कुछ चेंज हो गया, या फिर लेवल ऑफ प्रोडक्शन में कुछ चेंज हुआ, तो उसकी वजह से जो कॉस्ट में अंतर आ रही है उसको हम डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मेथड में, टेक्निक में, किसी भी चीज में चेंजेस की वजह से ये कॉस्ट अराइज होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने कह दिया है कि प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होता है, जो हम एस्टिमेट करते हैं एंड एक्चुअल कॉस्ट से कंपैरिजन करने के बाद वेरिएंस एनालिसिस करते हैं। रिलेवेंट कॉस्ट वो होता है जो कि स्पेसिफिक मैनेजमेंट डिसीजन से रिलेटेड होता है, ये संक कॉस्ट का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, क्या होता है, संक कॉस्ट का जस्ट अपोजिट होता है। एक गुड कॉस्टिंग सिस्टम कैसी होनी चाहिए, है ना, एक अच्छा कॉस्टिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, दमदार, हाँ, होना ही तो चाहिए। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए एक अच्छा कॉस्टिंग सिस्टम, तो कह रहा एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसमें इक्विटी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए, कंपैरेबल हो, प्रॉम्प्टनेस हो, ऑब्जर्वेशन रिजल्टिंग हो, पीरियोडिकल रिजल्ट हो, रिकॉन्सिलेशन विद फाइनेंशियल अकाउंट। तो एक अच्छा गुड अकाउंटिंग सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। अब मैंने ये क्यों दिया है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। इस टाइप के ना क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शन वाले आते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉट पूछ लेगा,
ठीक है, नॉट अ क्वालिटी ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड कॉस्टिंग सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए भाई, एकदम सिंपल सा एक्यूरेसी होनी चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, इलास्टिसिटी, कंपैरेबिलिटी, प्रॉम्प्टनेस, है ना, और फिनेंशियल अकाउंट से इंटीग्रेट कर पाए, रिकॉन्सिल कर पाए, पीरियोडिकल रिजल्ट हो पाए। तो ये कुछ ऐसे सिस्टम है, कैरेक्टरिस्टिक है जो एक अच्छे अकाउंटिंग सिस्टम में होनी चाहिए। अब आते हैं कॉस्ट कंट्रोल एंड असॉर्टमेंट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। हम लास्ट अपनी ओर हैं, ठीक है, अब इसमें ज़्यादा हम झोल मोल नहीं करेंगे, ठीक है। अब आते हैं कौन से फर्स्ट यूनिट के कौन से फेज पे हैं, हम जरा देख लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या क्या असॉर्टमेंट ऑफ टाइप ऑफ कॉस्ट पढ़ लिया कि अलग अलग टाइप के कॉस्ट होते हैं, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे क्योंकि बेसिक है। अभी देखो सेम चीज यहाँ पे पढ़ेंगे कि नहीं, अभी और आगे पढ़ते जाएंगे, पढ़ते मार्जिनल कॉस्टिंग भी है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है कि नहीं, तो मार्जिनल स्टैंडर्ड बहुत ढेर सारी भी चीजें पढ़ने वाले हैं। हमने ये पढ़ लिया, अब ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कंट्रोल एंड असॉर्टमेंट ऑफ मटेरियल। फिर हम लेबर ओवरहेड्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड है, एंड एलोकेशन, अब्सॉर्प्शन एंड अपॉर्चमेंट, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो आते हैं कंट्रोल एंड असॉर्टमेंट ऑफ मटेरियल से रिलेटेड क्या हमें टॉपिक पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। चलिए, तो हमने कहा कंट्रोल एंड असॉर्टमेंट ऑफ मटेरियल। तो पहले बात, मटेरियल क्या होता हमने पढ़ा था। मटेरियल क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को देने जो मेन हमारा इंग्रेडिएंट होता है, प्राइम कॉस्ट जो जनरेट करता है रॉ मटेरियल के रूप में, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और जो सपोर्टिंग रोल प्ले करता है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। पढ़े हैं ना। अब कह रहा है कि मटेरियल कॉस्ट को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं, परचेस कंट्रोल, स्टोर कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल में हम पढ़ते हैं EOQ, ABC एनालिसिस और JIT भी पढ़ते हैं, बहुत ढेर सारी चीजें हैं, ठीक है। अब किसी भी मटेरियल का असॉर्टमेंट क्या होता है, ये हम बस शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, अभी लॉन्ग कट बहुत ज्यादा इसके बारे में, हाँ ध्यान देना है बस। असॉर्टमेंट ऑफ मटेरियल क्या होता है, यानी कि पता लगाना, ठीक है, पता लगाना कि हम जो मटेरियल इशू कर रहे हैं उसकी प्राइसिंग। अब इसमें अलग अलग मेथड है, लीफो मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, हीफो मेथड है, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। तो बहुत ही सारे मेथड्स हैं, वेटेज एवरेज मेथड है, ठीक है। तो जो भी हम मटेरियल का असॉर्टमेंट करते हैं, जो मटेरियल इशू कर रहे हैं उसकी प्राइस के बेसिस पे, एंड जो मटेरियल कंजम्पशन है उसके रिकॉर्डिंग के बेसिस पे हम किसी भी मटेरियल का असॉर्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि कितनी मटेरियल है, कितनी मटेरियल आउट हो चुकी है, कितनी मटेरियल बिक चुके हैं, ये सारे चीजों का असॉर्टमेंट यानी कि कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहला प्राइसिंग ऑफ मटेरियल के बेसिस पे, जो भी आपने मटेरियल इशू किया, या फिर जो कंजम्पशन है, मटेरियल कंजम्पशन उसके बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं मटेरियल कॉस्टिंग एंड कंट्रोल के बारे में, वो हम बस सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, अब उसी का डिटेल वर्जन पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने कहा मटेरियल कॉस्टिंग क्या है, याद है ना, क्या था टॉपिक है, कंट्रोल एंड असॉर्टमेंट ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग। तो पढ़ते हैं क्या होता है मटेरियल या फिर इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल, इसका मतलब एक सिस्टमैटिक कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ परचेज। याद रखना मटेरियल में क्या क्या आता है, परचेज, स्टोर एंड यूजेस ऑफ मटेरियल। यानी कि हम कह रहे हैं मटेरियल कॉस्टिंग का मतलब एक सिस्टमैटिक कंट्रोल जिसमें हम मटेरियल को परचेज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ स्टोरेज कर रहे हैं, ऐसे तरीके से कि एक इवन फ्लो हो प्रोडक्शन का, ठीक है। इस तरीके से इन सच अ वे एज टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ प्रोडक्शन एट प्रॉपर टाइम एंड वैल्यूड एट राइट प्राइसेस एट द सेम टाइम, एंड अवॉइड कर रहे हैं एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। यानी कि हम एकदम सिंपल अगर सरल शब्दों में बोले तो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मटेरियल या इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम मटेरियल को या तो परचेज कर रहे हैं, या तो यूज कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, या फिर हम इस तरीके से मटेरियल को यूज करें, इस तरीके से स्टोर करें कि जो हमारा कॉस्ट हो वो मिनिमम हो, पहली बात, ठीक है, एंड प्रोडक्शन के लिए एकदम इवन फ्लो हो, कभी कम कभी ज्यादा ना हो, क्योंकि ओवर इन्वेंट्री भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओवर इन्वेंट्री मतलब कभी कभी ऐसा होता है माल ला के ऐसा पड़ा रहता है, सड़ रहा होता है ना, तो वो एक्सेस भी नहीं होना चाहिए, यानी कि इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट एक्सेस भी नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और इसी चीज को मेंटेन करने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं मटेरियल कंट्रोल पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें पता है कि हमारे दुकान से, हमारे बिजनेस से हर दिन 10 किलो, ठीक है, 10 किलो तेल बिक रहा है,
तो हम जो भी मटेरियल अपने वहाँ इन्वेंट्री रखेंगे वो 10 किलो तो रखेंगे ही रखेंगे, एक्स्ट्रा रख लेंगे। लेकिन इतना थोड़ी ना कि 10 किलो मांग रहे लोग 50 किलो रख लेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो वही सिंपली कह रहा है कि एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट भी ना हो इन्वेंट्री में, तो उसको भी अवॉइड करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, मटेरियल कंट्रोल पढ़ते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि ओवर स्टॉकिंग ना हो, है ना। कभी कभी होता है या तो बहुत 10 किलो जरूरी हम 6 किलो रखें तो हमारा कस्टमर वापस चला जाएगा। तो किसी भी इन्वेंट्री का ओवर स्टॉकिंग भी ना हो, अंडर स्टॉकिंग ना हो, यानी कि जितना हमें जरूरत है उसी के आसपास हो ऑन एन एवरेज, इसके लिए हम मटेरियल कंट्रोल पढ़ते हैं। ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या मटेरियल कितने पोर्शन में रखना, उसके लिए एक साइंटिफिक स्टडी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एंड वो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हैं। इकोनॉमी इन परचेजिंग, ठीक है, प्रॉपर क्वालिटी हो, मिनिमम वेस्टेज हो और इंफॉर्मेशन हो मटेरियल अवेलेबिलिटी के बारे में। तो मेन मटेरियल कंट्रोल करने का यही उद्देश्य है, क्या कि अंडर या ओवर स्टॉकिंग ना हो, परचेजिंग में इकोनॉमी हो, प्रॉपर क्वालिटी हो एंड मिनिमम वेस्टेज हो एंड मटेरियल अवेलेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन हो, इसलिए हम मटेरियल कॉस्टिंग कहते हैं। लेकिन जो मटेरियल कंट्रोल होता है इतना इंपॉर्टेंट होता है और इतना ईजी नहीं होता, इसके कुछ प्रिंसिपल्स है जिसको हम कहते हैं इसेंशियल है। ठीक है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मटेरियल की बात करें, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम 10 मटेरियल खरीदे हैं, ठीक है, तो स्टोरेज में कितना है, ठीक है, कितना इंस्पेक्शन है, कितना अकाउंटिंग किया है, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए परचेज डिपार्टमेंट के, स्टोर्स डिपार्टमेंट के बीच में, यानी कि जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट उसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी हम प्रॉपर तरीके से मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो याद रखना चाहिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कोऑपरेशन होना चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट हो, स्टोर डिपार्टमेंट, इंस्पेक्शन हो, अकाउंटिंग हो, व्हाटएवर हो। ठीक है, अब देखो सिंपली प्रॉपर क्लासिफिकेशन होना चाहिए, कोडिफिकेशन होना चाहिए मटेरियल का। जैसे आप किसी बड़े बड़े बिजनेस में देखोगे तो कोड लिखा रहता है ना, कितने भी डिजिट का होता है, हर तरीके से कोड होता है। मेरे पापा आर्मी में वो खुद कहते हैं कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करते हैं ना, यूनिट का सामान या फिर खुद का, क्योंकि आर्मी वाले को कोई पर्टिकुलर जगह नहीं होता, कभी भी कहीं भी भेजा जा सकता है, तो वो क्या करते हैं, कोड रखते हैं, क्योंकि सबका सामान एक ही साथ जाता है, उसमें कोड रहता है, फिर कोड के बेसिस पर आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन किसका सामान है कि नहीं। तो ऐसे मटेरियल में भी प्रॉपर कोडिंग किया जाता है जिससे क्लासिफिकेशन बहुत ईजी हो, जो जिसका सामान है इजीली मिल जाए, है ना। प्रॉपर शेड्यूलिंग होती है मटेरियल रिक्वायरमेंट की, है ना। ऐसा नहीं कि तुरंत चाहे तुरंत मटेरियल आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं। हम परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम ऑपरेट करते हैं एंड वेरियस स्टॉक लेवल टू बी फिक्स, अलग अलग क्या स्टॉक लेवल रहेंगे इसको फिक्स करना होता है। एंड प्रॉपर सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक टू बी इंट्रोड्यूस फॉर एडवोकेट सेफगार्ड ऑफ एंड सुपरविजन। कह रहा है एक इंटरनल चेकर, एक रूटीन होनी चाहिए, एक फिक्स्ड होना चाहिए, जिससे कि जो सुपरविजन है सेफ गार्ड हो मटेरियल्स का वो हो पाए। एंड साथ ही हाँ कह रहा है रेगुलर रिपोर्टिंग होनी चाहिए मैनेजमेंट को रिगार्डिंग परचेज कितना हो रहा है, इशू कितना हो रहा है एंड स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना बचा है। प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए एंड जो मटेरियल का यूज कर रहे हैं उसमें चोरी या फिर वेस्टेज ना हो। ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल एसेंशियल है जो कि इंपॉर्टेंट है, किस लिए, मटेरियल कंट्रोल के लिए। एंड जिसके जो मेथड्स करेंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसेंशियल एंड फीचर्स तो आप समझ गए, प्रिंसिपल समझ गए, क्या कि अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, जो भी मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन होना चाहिए, मटेरियल रिक्वायरमेंट का प्रॉपर शेड्यूलिंग होनी चाहिए एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा एक वेरियस स्टॉक लेवल फिक्स होनी चाहिए, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए इंटरनल चेकिंग का, जैसे कि एडवोकेट इन्फॉर्मेशन हो एंड रेगुलर रिपोर्टिंग होनी चाहिए मैनेजमेंट को कि कितना मटेरियल आपने परचेज किया, कितना इशू किया, कितना स्टोरेज में है एंड प्रॉपर स्टोरेज एंड यूजर्स फैसिलिटी होनी चाहिए, उसमें चोरी या फिर वेस्टेज की संभावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं, हमने कहा वो तो हो गया कंट्रोल असर्चमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं, है ना। इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में दिया होगा मटेरियल कॉस्टिंग के बारे में, पहले वो पढ़ लेते हैं फिर हम इस पे जाएंगे, है ना। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हाँ, अब हमने कहा था ना कि मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए क्या है, परचेजिंग ऑफ मटेरियल है। मैं याद दिला देती हूँ, आप बहुत जल्दी भूल जाते हो तो मैं याद दिला देती हूँ एक बार कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पे देखो, ठीक है, मटेरियल कंट्रोल करना मतलब क्या परचेज कर रहे हैं उस पर कंट्रोल, स्टोरेज कंट्रोल एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम परचेज कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे,
किसके बारे में पढ़ेंगे? परचेज कंट्रोल के बारे में। ये तीनों पढ़ लेते हैं एंड तब हम इस पे आएंगे। तो परचेज कंट्रोल के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या पढ़ना है। परचेज ऑफ मटेरियल, यानी कि इसमें 3 स्टेज होते हैं। किसमें? परचेज मटेरियल कंट्रोल में 3 स्टेज होते हैं। क्या? परचेजिंग ऑफ मटेरियल, स्टोरिंग ऑफ मटेरियल, यूजेस ऑफ मटेरियल एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल, है ना? स्टोरिंग ऑफ मटेरियल याद रखोगे, दूसरा, एंड तीसरा होता है इशू एंड कंजम्पशन। ये 3 स्टेज होते हैं किसी भी मटेरियल कंट्रोल में, ठीक है। अब देखिए ये एलिमेंट है मटेरियल कंट्रोल के, तो पहला हम पढ़ रहे हैं परचेज ऑफ मटेरियल। परचेजिंग ऑफ मटेरियल मतलब कि परचेज रिक्विजिशन फ्रॉम स्टोर, कितना सप्लायर, कौन से सप्लायर से कितना सामान लेंगे उसका सिलेक्शन करना, एंड प्लेसिंग परचेज ऑर्डर एंड रिसीविंग इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, ये सब किस में आ जाएगा? परचेज ऑफ मटेरियल में आए। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है? पहले मटेरियल को परचेज कर रहे हैं, है ना, फिर स्टोर कर रहे हैं, फिर उसको क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। यही तो 3 काम होता है। तो इसीलिए मटेरियल कंट्रोल में जो परचेज कर रहे हैं उसका भी कंट्रोल होना चाहिए कि कितना हम परचेज कर रहे हैं, कौन कौन से सप्लायर जो हमें बेच रहे हैं, ठीक है, हमने ऑर्डर प्लेस किया कि नहीं, एंड जो मटेरियल है उसको आ गया तो हमने देखा कि नहीं, चेक किया कि नहीं, रिसीव किया कि नहीं, और डॉक्यूमेंट कौन कौन सा यूज होता है? इसमें यूज होता है परचेज रिक्विजिशन नोट, परचेज ऑर्डर एंड गुड्स रिसीव्ड नोट्स, जिसको GRN कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये डॉक्यूमेंट यूज होता है, हालांकि ये इररिलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसलिए क्योंकि मैंने सोचा कि एक बार बता ही देती हूँ आपको, ठीक है। तो परचेज ऑफ मटेरियल में क्या होता है? परचेज रिक्विजिशन, स्टोर से परचेज रिक्विजिशन लेते हैं, फिर सप्लायर सेलेक्ट करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, एंड जब ऑर्डर आ जाता है रिसीव करके उसका इंस्पेक्शन करते हैं, देखते हैं कि सही माल आया है कि नहीं। तो ये किस में आ जाएगा? परचेज ऑफ मटेरियल। दूसरा स्टोरेज ऑफ मटेरियल। स्टोरेज ऑफ मटेरियल क्या होता है? देखो हमें खरीदना बहुत आसान होता है, जैसे घर में ही हम कुछ खरीदते हैं तो खरीदना आसान है, लेकिन उसका हम क्या कर रहे हैं? सही ढंग से रख रहे हैं कि नहीं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे स्टोरेज में क्या होता है? लॉस कम होता है, वेस्टेज कम होता है, ठीक है। ये लॉस एंड डैमेजेस को प्रिवेंट करता है अगर अच्छा स्टोरेज सिस्टम हो। जैसे स्टोर कीपिंग फंक्शन क्या हो जाएगा कि मटेरियल का सेफ कस्टडी रहे, ठीक है, अच्छे से क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग कर ले, जो मटेरियल को इशू कर रहे हैं ऑथराइज रिक्विजिशन के अगेंस्ट इशू करे, ठीक है। अब ये आपको याद होना चाहिए कि स्टोरिंग ऑफ मटेरियल में स्टोर कीपिंग के क्या फंक्शंस है, ठीक है। कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, मटेरियल को सेफ कस्टडी की बात कर रहे हैं, उसमें प्रॉपर क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन हो, मटेरियल को इशू करें अगेंस्ट ऑथराइज रिक्विजिशन। इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स की बारे, इसमें बीन कार्ड होता है, स्टोर लेजर होता है। बीन कार्ड इसमें होता है जो भी क्वांटिटी रिकॉर्ड करते हैं, जो भी स्टोर कीपर के द्वारा मेंटेन किया जाता है उसको बीन कार्ड कहते हैं। तो याद होना चाहिए बीन कार्ड क्या होता है। स्टोर लेजर जो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है क्वांटिटी प्लस वैल्यू को लेकर, तो उसको हम स्टोर लेजर कहते हैं, ठीक है। तो याद रखोगे कि स्टोरिंग ऑफ मटेरियल में 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनते हैं, बीन कार्ड एंड स्टोर लेजर। जो बीन कार्ड होता है वो कौन बनाता है? स्टोर कीपिंग बनाता है, स्टोर कीपर, ठीक है। अब चल तो लास्ट हमारा है इशू एंड कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब क्या करें? इशू कर रहे हैं। अब देखो इशू मटेरियल अगर कर रहे हैं तो किस पर्पस से कर रहे हैं? ऑब्वियसली बेचने के लिए, ठीक है। तो अब कह रहा मटेरियल इशूड ओनली ऑन मटेरियल रिक्विजिशन नोट पे ही इशू होगा, ठीक है। मटेरियल रिक्विजिशन नोट पे ही इशू होगा, क्योंकि उद्देश्य है कि एक्सेस यूज ना करे, है ना, या फिर रिकॉर्ड करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिकॉर्ड करें, इसलिए इशू एंड कंजम्पशन में प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। यानी कि अगर मटेरियल कंट्रोल की बात करें इसमें 3 स्टेज होता है एलिमेंट में, परचेज, स्टोर एंड इशू एंड कंजम्पशन। ये 3 हमने पढ़ लिया। अब फिर उसी स्लाइड पे आते हैं हम, ठीक है, फिर उसी स्लाइड पे आते हैं इसलिए ताकि बेहतर तरीके से आप उसी को समझ पाए, ठीक है। अब जरा देखिए हमने क्या पढ़ा था? कंट्रोल ऑफ मटेरियल कॉस्ट। कंट्रोल में परचेज कंट्रोल पढ़ा, स्टोर कंट्रोल पढ़ा, एंड लास्ट हमने इशू एंड कंजम्पशन के बारे में पढ़ा। जो परचेज कंट्रोल है उसमें क्या बनता है? उसमें भी हमने पढ़ा कि कैसे हम परचेज करते हैं, परचेज रिक्विजिशन नोट लेते हैं एंड ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर आएगा तो रिसीव करके इंस्पेक्शन करते हैं। स्टोर में हमने प्रॉपर स्टोर किया है कि नहीं, सेफ कस्टडी किया है नहीं, क्लासिफिकेशन कोडिफिकेशन किया है नहीं। अगर मटेरियल इशू करते हैं तो अगेंस्ट क्या मटेरियल रिक्विजिशन टूल के बेसिस पे ही करेंगे, नोट के बेसिस पे ही करेंगे, GRN के बेसिस पे, ठीक है। एंड इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनते हैं, एक होता है बीन कार्ड, दूसरा होता है स्टोर लेजर। बीन कार्ड कौन प्रिपेयर करता है? स्टोर कीपर प्रिपेयर करता है। इन्वेंट्री कंट्रोल में तो हमने बता ही दिया। ये ढेर सारी चीजें अभी पढ़ने वाले हैं इसी के बारे में, ठीक है। अब आपको पता है ये छोटी छोटी चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं हम किसके बारे में पढ़ने? अब आते हैं लेबर्स के बारे में पढ़ने, है ना। मटेरियल के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई।
लेबर को कैसे कंट्रोल करते हैं? लेबर को बहुत भाई लेबर कंट्रोल करना इज बहुत डिफिकल्ट। हम लेबर को 8 घंटे के बेसिस पे कंट्रोल करते हैं कि आपका टाइम कितने बजे से 10 बजे से 6 बजे, 10 बजे 6 बजे काम करिए, ठीक है। तो लेबर को कंट्रोल करने का टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग एंड कंट्रोल ऑफ लेबर टर्नओवर के बेसिस पे कंट्रोल करते हैं कि इस साल आपका इतना टारगेट है, कर लिए तो ठीक है, अदरवाइज बाबा टाटा, ठीक है। तो लेबर कंट्रोल हम टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग एंड कंट्रोल ऑफ लेबर टर्नओवर के बेसिस पे करते हैं। असॉर्टमेंट ऑफ लेबर की बात करें तो टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम एंड इंसेंटिव बेस्ड प्लान के बेसिस पे लेबर को असर्टेन करते हैं, यानी कि कितना पैसा देना है ना, लेबर कॉस्ट। तो टाइम रेट के बेसिस पे, पीस रेट सिस्टम पे एंड इंसेंटिव बेसिस प्लान के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं एंड इसके बारे में डिटेलिंग करेंगे, तो परेशान क्यों ही होना है, ठीक है। अब आते हैं ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट में हमने कहा था ना कौन कौन से होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो उसको कैसे करेंगे, वैसे हम बजटरी कंट्रोल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से कर सकते हैं। एंड असॉर्टमेंट की बात करें तो कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन करेंगे, एलोकेशन, अपॉर्समेंट एंड अब्सॉर्प्शन। तो बस यही तीनों पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक है। ये तीनों पढ़ ले, चलो आप पढ़ ही लेते हैं। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड क्या होता है? एलोकेशन मतलब इंटायर जितने भी खर्चे हैं, इंटायर ओवरहेड को एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, यानी कि पूरा अमाउंट चार्ज करते हैं, होल अमाउंट चार्ज करते हैं। कोई डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली वन कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर्स हमने क्या किया, फैक्ट्री डिपार्टमेंट में डायरेक्टली डाल दिया। रेंट ऑफ स्टोर्स डिपार्टमेंट में डाल दिया। तो क्या किया, जितने भी कॉस्ट किससे रिलेटेड होंगे, स्टोर से रिलेटेड होंगे, सारे स्टोर्स डिपार्टमेंट में डाल दिया, चाहे वो कोई भी कॉस्ट हो। स्टोर से रिलेटेड किस में जाएगा, स्टोर डिपार्टमेंट में जाएगा। तो ये एलोकेशन ऑफ ओवरहेड होता है, जिसमें एक सिंपल पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड जितने भी खर्चे आते हैं सब के सब उसी में डाल देते हैं कचड़े की तरह, ठीक है। लेकिन अपॉर्चमेंट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अपॉर्चमेंट में क्या होता है, जितने भी हमारे ओवरहेड्स होते हैं उसको क्लासिफाई करते हैं किसके बेसिस पे, उसके कॉस्ट सेंटर के बेसिस पे, जो उसके लिए सुटेबल बेसिस है ना। यानी कि अपॉर्चमेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कॉस्ट को अमंग द 2 और मोर कॉस्ट सेंटर के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें, यानी कि सुटेबल रेशियो के बेसिस पे एंड यूज्ड व्हेन ओवरहेड बेनिफिट ऑन मल्टीपल सेंटर्स के बेसिस पे। एरिया कितना ऑक्युपाई किया है, वैल्यू क्या है एसेट्स का, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, मशीन आवर, ये सब कॉमन बेस्ड होते हैं जिसमें कॉस्ट को अपॉर्शन करते हैं, ठीक है। यानी कि क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग कॉस्ट सेंटर में। अब आते हैं अब्सॉर्प्शन। अब्सॉर्प्शन का मतलब होता है चार्जिंग ओवरहेड टू द प्रोडक्ट और जॉब, किसी पर्टिकुलर जॉब में हम चार्ज कर रहे हैं यूजिंग प्री डिटरमाइंड रेट, ठीक है, प्री डिटरमाइंड रेट के बेसिस पे। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में प्री डिटरमाइंड रेट दिखे तो आप अब्सॉर्प्शन समझ लेना। और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन एलोकेशन, अब्सॉर्प्शन, असर्टमेंट, इन तीनों से पूछे गए हैं। और सिर्फ यही खत्म नहीं, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, डिटेल पढ़ेंगे। ये फर्स्ट यूनिट एज अ इंट्रोडक्शन काम कर रहा है, तो इसलिए परेशान नहीं होना, ठीक है। तो अब्सॉर्प्शन का मतलब क्या करना है, अब्सॉर्प्शन का मतलब जितने भी ओवरहेड्स हैं किसी प्रोडक्ट या किसी भी जॉब स्पेसिफिक से रिलेटेड सारे चार्ज कर रहे हैं प्री डिटरमाइंड रेट पे, ठीक है। जैसे फाइनल स्टेज ऑफ ओवरहेड चार्जिंग, ओवरहेड आर अब्सॉर्ब इनटू प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट में इसको अब्सॉर्ब कर दे रहे हैं। यूज अब्सॉर्प्शन रेट, तो अलग अलग रेट है, मेथड्स है, उसके बेसिस पे यूज करते हैं जो हम पढ़ेंगे। इसमें अलग अलग मेथड क्या है, लेबर आवर रेट है, मशीन आवर रेट है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ वेजेस पर यूनिट, रेट पर यूनिट। तो अलग अलग बेसिस के, अलग स्पेसिफिक जॉब के बेसिस पे, अलग अलग प्रोडक्ट के बेसिस पे ऐसे कॉस्ट को हम चार्ज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ठीक है। तो याद रखो, एकदम सरल शब्दों में बताओ, जब किसी भी कॉस्ट को किसी स्पेसिफिक जॉब या किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बेसिस पे चार्ज करते हैं ना, तो ऐसे कॉस्ट को हम कहते हैं एब्सॉर्प्शन ऑफ कॉस्ट या फिर ओवरहेड, ठीक है, सिंपली, ठीक है। अब हमने कहा एलोकेशन मतलब एक चीज से रिलेटेड जितना, जैसे हमने कहा कि फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड, ठीक है, या फिर हमने कहा किसी एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड सारी चीजें एक ही साथ चार्ज कर लेते हैं, उसको एलोकेशन कहते हैं। इसमें कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, एक या अदर कॉस्ट सेंटर, वन और मोर कॉस्ट सेंटर में, अलग अलग कॉस्ट सेंटर में, ठीक है, वन और मोर कॉस्ट सेंटर में क्या करते हैं,
यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, अब्सॉर्प्शन में किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट और जॉब से रिलेटेड जितने भी कॉस्ट होते हैं उसको हम चार्ज करते हैं। अमाउंट की बात करें, इसमें फुल अमाउंट करते हैं, इसमें पार्ट्स ऑफ ओवरहेड जो जिस रिलेटेड ओवरहेड है वहाँ चार्ज करते हैं, एंड ये रेट के बेसिस पे डिपेंड करता है अब्सॉर्प्शन। ठीक है, अलोकेशन फर्स्ट स्टेज होता है, अपॉर्चमेंट सेकेंड स्टेज होता है, एंड अब्सॉर्प्शन फाइनल स्टेज होता है। बेसिस की बात करें, इसमें डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन होता है, इक्विटेबल बेसिस पे करते हैं, लेकिन ये प्री डिटरमाइंड रेट पे कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एंड ये स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर में क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं, लेकिन ये जो होता है वो कॉस्ट सेंटर के बेसिस पे ही करते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट एंड जॉब के बेसिस पे करते हैं। तो ये 3 तरीके से अलग है। पहला, ये किसी स्पेसिफिक या प्रोडक्ट के बेसिस, जॉब के बेसिस पे चार्ज किया जाता है, प्री डिटरमाइंड बेसिस पे होता है, और रेट के बेसिस पे होता है। तो अब्सॉर्प्शन बिल्कुल अलग है अपॉर्चमेंट एंड एलोकेशन से। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स जो दिमाग में रखना ही रखना है आपको। चलिए, अब ये तो हमने पढ़ लिया था मटेरियल कंट्रोल के बारे में, स्टोरेज पढ़ लिया था। अब यहाँ से मेथड के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मटेरियल कंट्रोल के कौन कौन से टेक्निक है, बहुत ढेर सारे टेक्निक है। यहाँ पे फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल, है ना, एक मिनिमम लेवल हम फिक्स करते हैं, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिससे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, है ना, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल आने के चांसेस, ये देखिए मैंने न्यूमेरिकल लिया है, जो कि हम बिल्कुल करेंगे। इसके अलावा आपके लिए भी एक क्वेश्चन छोड़ा है मैंने, वो भी करेंगे। एंड हम पढ़ेंगे एबीसी एनालिसिस के बारे में, एंड जेआईटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ढेर सारी चीजें पढ़ेंगे। ये क्लास लेंदी ना हो और तब तक हमारा नेटवर्क एरर सही हो जाए, तब हम इस क्लास को यही स्टॉप करते हैं। एंड आप कोशिश करिएगा, ठीक है, आप कोशिश करिएगा कि अधिक से अधिक चीजों को आप क्या कर पाओ, फाइंड आउट कर पाओ। क्योंकि ना देखो, नेटवर्क का एरर तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है कुछ दिनों से, 1-2 दिनों से। नेटवर्क एरर नहीं है, एक्चुअली सॉफ्टवेयर एरर है। तो मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली बोल देना चाहती हूँ कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब से अगर कभी क्लास के टाइम नेटवर्क एरर हुआ, ठीक है, कभी भी नेटवर्क एरर हुआ, तो हम क्या करेंगे, क्लासेस रिकॉर्डेड डालेंगे। ऑलराइट, तो आज के लिए तो हम बस इतना ही कर रहे हैं, लेकिन हम आपको शाम वाले क्लास एंड रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।